चैप्टर 1 एंटरप्राइज मैनेजमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 1 में जो कवर्ड टॉपिक्स हैं वो हैं नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एंटरप्राइज मैनेजमेंट, द challenges facing business in 21st century including the impact of legal, ethical, political, social, economic, international and technological issues। यानी हम जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड इसके बारे में रीड करेंगे। evaluating alternate approaches to enterprise management, तो ये टॉपिक्स हम बहुत डिटेल में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंटरप्राइज मैनेजमेंट से कि एंटरप्राइज मैनेजमेंट है क्या। तो एंटरप्राइज और मैनेजमेंट हम दोनों को अगर सेपरेटली करके देखें तो एंटरप्राइज रेफर्स टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट एंगेज इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज फॉर प्रॉफिट। This can range from small family-owned businesses to large multinational corporations। तो इन सिंपल के एंटरप्राइज कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कमर्शियल एक्टिविटी से मुराद ये है कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट जनरेशन होता है, इंडस्ट्रियल बिजनेसेस या कोई प्रोफेशनल सर्विसेज, कोई भी ऐसी जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो एंटरप्राइज की कैटेगरी में फॉल करती हैं। और ये बिजनेस स्मॉल भी हो सकते हैं, ये लार्ज स्केल मल्टीनेशनल कंपनीज भी हो सकती है, इसमें कोई भी बेसिकली साइज की लिमिटेशन नहीं है। तो एक इसमें यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि एंटरप्राइज मैनेजमेंट हम रीड करने क्यों जा रहे हैं। तो क्योंकि आईसीएमए की जो एजुकेशन है वो एक बिजनेस एजुकेशन है, आपको यहाँ पे एज ए बिजनेस लीडर्स बेसिकली डेवलप किया जा रहा है। तो जब आपने एज ए बिजनेस लीडर्स डेवलप होना है तो इसका मतलब ये है कि आपको बिजनेस के बारे में, बिजनेस की मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस के मुख्तलिफ फंक्शंस के बारे में और बिजनेस के ऑपरेशंस के बारे में आप स्किलफुल हों। तो इसलिए जब हम एंटरप्राइज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो एंटरप्राइज बेसिकली एक बिजनेस को कहा जाता है और मैनेजमेंट हाउ टू मैनेज अ बिजनेस एट लार्ज स्केल एज अ होल या एट टॉप पोजीशंस पे आप रहते हुए बिजनेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मैं मैनेजमेंट को डिफाइन करूं, मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। तो मैनेजमेंट काफी डिटेल में एफओएम में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक सिर्फ यहाँ पे समरीज की डिस्कस करूंगा कि मैनेजमेंट का बेसिकली कोर फंक्शन क्या है कि वो प्लान करे, ऑर्गेनाइज, ये मैनेजमेंट के कोर फंक्शन है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, किस चीज की जो रिसोर्सेज हैं उनके पास, ठीक है। किसी भी ऑपरेशंस को, किसी भी रोल को, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। उन रिसोर्सेज को कैसे प्लान करना, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना, उसके बाद कैसे लीड करना है लोगों को और कैसे कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है कि जो चीजें आपने प्लान की हैं एज पर प्लान वो चीजें हो पा रही है या नहीं हो रही। और ये सारा कुछ क्यों करना, ताकि जिस मकसद के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है उसके गोल्स अचीव हों। एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोड्यूस करे, ऐसी प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके आए जो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और जब वो आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे उसके अगेंस्ट आपसे वैल्यू जनरेट करे इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो अब ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी नीड्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सॉर्ट आउट करें और सॉल्व करें। एफिशिएंसी का जो तल्लुक है वो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के साथ है। ये मैनेजमेंट के कोर रूल्स हैं कि एफिशिएंसी, ठीक है, ये मैनेजमेंट की कोर टर्म्स में फॉल करता है। बीइंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट फ्यूचर में रोल आपका हो सकता है, आपको इन टर्म्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए। तो एफिशिएंसी का जो रिलेशनशिप है वो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के साथ है कि कैसे हम लीस्ट रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करें। और जो इफेक्टिवनेस का रिलेशन है वो रिजल्ट्स के साथ है, आउटपुट के साथ है। तो बेसिकली जो हम रिजल्ट्स जनरेट करें वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जो कि हम चाह रहे हैं, ठीक है। आपने लीस्ट इनपुट से आउटपुट तो जनरेट कर ली, मगर वो किस डायरेक्शन में है। तो कम से कम जो आप चाह रहे हैं, जो आपका पर्पस है, क्या आप अपने पर्पस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्या आप अपना गोल अचीव कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हैं वो रिसोर्सेज को तो बड़ा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे होते हैं मगर वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहे होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन कहता है कि स्टूडेंट की एग्जांपल है, वो कहता है कि मैं बड़े लिमिटेड टाइम में किसी भी बुक को रीड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, इज वेरी एफिशिएंट, ठीक है, उसने लिमिटेड टाइम लिया मगर बुक को कंप्लीट कर लिया, मगर वो इफेक्टिव नहीं है अगर वो वहां से रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प ना कर पाया, ठीक है।
तो इफेक्टिवनेस का जो तल्लुक है वो रिजल्ट्स के साथ है, रिजल्ट्स की ओरिएंटेशन के साथ है, कि जो आप एफर्ट्स कर रहे हो वो आपकी रिजल्ट ड्रिवन हो, वो इफेक्टिव हो, वो और इस जो आप आपने इर्द गिर्द बहुत सारे आप एक्शन और डिसीजन देखा भी करें कि जो भी डिसीजन या एक्शन लिए जा रहे हैं क्या वो रिजल्ट ड्रिवन है, ठीक है, क्या जो आउटपुट जनरेट की जा रही है क्या वो उससे रिजल्ट निकल रहे हैं। तो ये बेसिकली जो मैनेजमेंट की जो टर्म्स है इफेक्टिव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि आप जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनका रिलेशन रिजल्ट के साथ होना चाहिए। तो अगर हम कोर फंक्शन जो है मैनेजमेंट के इनको फर्दर ब्रीफ उसका ओवरव्यू लें, तो उसमें से नंबर 1 है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या हम करते हैं कि प्लानिंग दिस इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, developing action plans and anticipating challenges and opportunities. It's like a creating a roadmap for success. तो बेसिकली आपने प्लान करना है, और प्लान में बहुत हद तक हम बेसिकली फ्यूचर को फोरकास्ट करके हम रिसोर्सेज को डिफाइन और डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमने कौन से गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है, ये बेसिकली हमारी फ्यूचर आउटलुक है। हमने किस तरह से उन गोल्स को अचीव करना है, यानी कौन सा वे हमने यूज करना है, ठीक है, और हमें किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये प्लानिंग, और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है। तो बेसिकली प्लानिंग जो है वो फ्यूचर को लुक करना, फ्यूचर देखना कि वो चीजें कैसी होंगी फ्यूचर में। जैसे इसकी एग्जाम्पल अगर यहाँ मैं आपको बताऊं, अ स्टूडेंट सेट्स अ गोल टू गेट एन ए in their next exam. This create a study plan, schedule specific study times and gather necessary resources to achieve their objectives. तो जब उसने एक गोल सेलेक्ट किया स्टूडेंट ने, उस गोल को अचीव करने के लिए उसका क्या एक्शन प्लान होगा, वो कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो ये बेसिकली जो पार्ट है ये प्लानिंग में कवर होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। प्लानिंग बेसिकली एक इमेजिनेशन है, ठीक है, मगर जो ऑर्गेनाइजिंग है ये रियलिटी है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व स्ट्रक्चरिंग द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो, लोगों को ऑर्गेनाइज करते हो, एक्चुअली चीजों को एग्जीक्यूशन में लेके जाते हो, क्या करते हुए, बाय डिफाइनिंग रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कम्युनिकेशन चैनल्स। कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, किसी के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि बेसिकली चीजों को डिफाइन किया जा रहा है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्शंस को डिफाइन किया जा रहा है। अगर हम किसी हम एग्जांपल को देखें, अ रेस्टोरेंट मैनेजर क्रिएट्स अ स्केड्यूल, असाइन रोल्स, chef, waiter, etc., and establishes communication channels like meeting, walkie-talkies to ensure smooth operations. तो बेसिकली अब उसने क्या किया, ऑर्गेनाइज कर दिया कि किस पर्सन का क्या रोल है, आपस में इंफॉर्मेशन और कैसे शेयर होगी और कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे होगा। नेक्स्ट है लीडिंग, थर्ड फंक्शन जो मैनेजमेंट का। दिस इन्वॉल्व्स मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग इंडिविजुअल्स एंड टीम्स टू वर्क टुवर्ड्स शेयर गोल्स। इट्स अबाउट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल एक्शंस। याद रखिए सबसे जो मुश्किल काम है मैनेजमेंट में वो लोगों को मैनेज करना है। उसका एक रीजन है, बिकॉज पीपल हैव इमोशंस। तो नॉर्मली कंपैरेटिवली अगर आप देखें, मशीन्स में इमोशंस नहीं होती, उनके जो चैलेंजेस हैं बहुत सारे जो ह्यूमंस के होते हैं वो इस तरह के नहीं होते, मगर ह्यूमंस के साथ ये बेसिकली चैलेंजेस जुड़े हुए हैं। वो डीमोटिवेट होते हैं, वो टायर हो जाते हैं, उनके अपने भी कुछ मोटिव्स होते हैं। तो इन सारे चैलेंजेस के अंदर रहते हुए आपने लोगों को लीड करना, ठीक है, उनको गाइड करना, उनको उस विजन और मिशन की तरफ लेके जाना जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली लीडिंग फंक्शन है। देखें कैसे स्टीव जॉब ने अपनी टीम को गाइड किया, डायरेक्ट किया, लीड किया कि उस विजन की तरफ के हमने एक ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस जनरेट करना है जो कि उसके लिए एक ऑसम वैल्यू क्रिएट करे, ठीक है, और पूरी की पूरी टीम बेसिकली उसके इस विजन के साथ अलाइन हुई और उन्होंने एप्पल में ये गोल अचीव किया। तो अगर हम एग्जांपल देखें लीडिंग की, आ स्पोर्ट्स टीम कोच मोटिवेट्स देयर प्लेयर्स, प्रोवाइड गाइडेंस थ्रू ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस एंड ऑफर फीडबैक टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड अचीव विक्ट्री। तो बेसिकली वो क्या करता है, वो गाइड करता है, वो मुख्तलिफ फीडबैक देता है उसमें और इसकी गाइडेंस और सारे के सारे जो बेसिकली उसके जो लीडरशिप के प्रिंसिपल्स है उसको अप्लाई करते हुए जो गोल वो अचीव करना चाह रहे हैं, दैट इज विक्ट्री, वो उसको अचीव करने में अपनी टीम की हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। दिस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, measuring performance and making adjustments as needed to stay on track. It's about ensuring the system functions efficiently and adapts to changing circumstances.
तो कंट्रोलिंग का जो बेसिकली पर्पस है वो क्या है कि जो आपने प्लान सेट किए हुए हैं, ठीक है, जो डायरेक्शंस आपने सेट कर दिया है, जो गोल्स आपने डिफाइन कर दिए हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए अब आपने क्या करना है, आपने मॉनिटर करना है प्रोग्रेस को, फिर आपने मेजर करना है क्या हम अपने जो डिफाइन गोल है उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी भी जगह पे डेविएशंस आ रही हैं, ठीक है, जो हम गोल अचीव नहीं हो पा रहे, हमें फील हो रहा है, तो वहां पे हमने करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, करेक्टिव मेजर्स लेनी है, ठीक है। तो इसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो गोल्स हमने डिफाइन किए हैं वो हम एफिशिएंटली, और अगर कोई इसमें चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसी चेंजेस भी आ रही हैं, तो हम क्विकली अपने अपने आप को रीअलाइन करें, एडजस्ट करें, अडॉप्टिव हों, ताकि अपने गोल्स जो हमारे डिफाइंड गोल्स हैं हमको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर लें। एग्जांपल है इसकी, अ बिजनेस मैनेजर ट्रैक्स सेल्स फिगर्स, कंपेयर देम टू टारगेट्स, ठीक है, जो उन्होंने सेल्स टारगेट बनाए उनको ट्रैक कर रहा है, कितनी सेल्स होगी उनको कंपेयर कर रहा है एक्चुअल स्टैंडर्ड्स के साथ, एंड आइडेंटिफाइज एरियाज वेयर एडजस्टमेंट्स आर नीडेड लाइक मार्केटिंग कैंपेन्स एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज टू मीट देयर फाइनेंशियल गोल्स। तो जहां पे एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, ठीक है, क्या हमें अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को बेहतर करने की जरूरत है, प्राइसिंग को अपडेट करने की जरूरत है, ताकि जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, जो फाइनेंशियल गोल से मुराद ये है कि हमने एक डिफाइन किया है कि हमारी सेल्स टारगेट इतना होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक अमाउंट जो हम मंथली या एनुअली टारगेट सेट करते हैं, क्या वो हम टारगेट अचीव करने के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या हम एक प्रॉफिट की जो फिगर है, ठीक है, जिसको बॉटम लाइन भी कहा जाता है, कि प्रॉफिट की फिगर हमने एक डिसाइड की हुई है कि हमने ये प्रॉफिट अचीव करना है, तो हम उसके लिए जो एफर्ट कर रहे हैं, ये हमारे गोल्स हैं। तो बेसिकली ये था एंटरप्राइज और मैनेजमेंट। अब मैं यहाँ से आपको लेके जाऊंगा एंटरप्राइज मैनेजमेंट के ऊपर। नेक्स्ट जो दरमियान में मैनेजमेंट लेवल्स हैं ये हम अलग वीडियो में देखेंगे। तो एंटरप्राइज मैनेजमेंट की डेफिनेशन को अगर हम जो कंबाइन करके देखें, तो एंटरप्राइज मैनेजमेंट ऑफन रेफर्स टू एज कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, क्योंकि एक पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट हो, एंटरप्राइज हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, नॉर्मली ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। Is the comprehensive and holistic process of overseeing, coordinating, and guiding every aspect of an organization or enterprise to achieve its strategic goals and objectives effectively and efficiently. इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच दैट इनकम्पासेस, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ तक देखें तो एंटरप्राइज मैनेजमेंट, जिसको हमने देखा इसको कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कहते हैं, इज द कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि बेसिकली एंटरप्राइज मैनेजमेंट का स्कोप बहुत वाइडर है, ठीक है, डिपार्टमेंट से इसका स्कोप बहुत वाइडर है, इसलिए आपको ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज्यादा होलिस्टिक, होलिस्टिक यानी आपने एक ब्रॉडर व्यू के साथ चीजों को देखना है, ठीक है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का व्यू बहुत ब्राइडर है, होलिस्टिक व्यू है, जिसमें इंटरनल, एक्सटर्नल, कॉम्पिटिशन, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, बहुत सारे जो बेसिकली एस्पेक्ट्स हैं वो मैनेजमेंट देख रही होती है, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हैं, ओवरसीइंग, ओवरसीइंग का मतलब है सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, चेक करना, एंड कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, मुख्तलिफ फंक्शंस को आपस में जोड़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एंड गाइडिंग, लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एवरी एस्पेक्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एंटरप्राइज मैनेजमेंट का जो स्कोप है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो बहुत वाइडर है। और एंटरप्राइज टू अचीव इट्स स्ट्रेटजिक गोल, स्ट्रेटजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो बेसिकली स्ट्रेटजी का जो तल्लक है वो बेसिकली आपके विनिंग गेम प्लान के साथ है, ठीक है। स्ट्रेटजी से मुराद ये है कि आप जब और मार्केट में है तो आप अकेले नहीं है वहां पे कस्टमर को सर्व करने के लिए, वहां कंपटीशन है बहुत ज्यादा, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा डिफरेंट वे, यूनिक आपकी डिफरेंशिएशन या आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज होना चाहिए जो आपको बाकी कस्टमर से डिफरेंशिएट करे। तो जो चीज आपको डिफरेंशिएट करती है बेसिकली वो आपकी स्ट्रेटजी बन जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रेटजिक गोल सेट करती है ताकि वो कंपटीशन में रहते हुए विन करें एंड ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है, ताकि ये हमारे लिए डिस्कस कर चुके हैं कि अपने गोल्स को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ अचीव कर ले। नॉर्मली एंटरप्राइज मैनेजमेंट में क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर होते हैं? नंबर 1, मैनेजिंग ऑल रिसोर्सेज, ठीक है। तो मैनेजमेंट का काम ही रिसोर्सेज को मैनेज करना है, और ये रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉइज को मैनेज करना, फाइनेंशियल सोर्सेज लाइक कैपिटल, इन्वेस्टमेंट्स एक्स्ट्रा, फिजिकल सोर्सेज, इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एंड इनटेंजिबल लाइक ब्रांड रेपुटेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बहुत वाइडर स्कोप है, क्योंकि डिपार्टमेंटल लेवल तक हमने देखा तो वहां पे हम स्मॉल स्केल के ऊपर टीम्स को और जो अपने से रिलेटेड सोर्सेज को मैनेज करते थे, बट व्हेन यू आर लीडिंग एन एंटरप्राइज, एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका जो स्कोप है वो बहुत वाइडर है, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है, उनका स्कोप बहुत ज्यादा है, वो लोकल, इंटरनेशनल, रिमोट, मुख्तलिफ एरियाज में हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी ऑप्टिमाइजिंग आवर रिसोर्सेज
It entails streamlining operations, ensuring smooth information flow, and establishing efficiently work practices across all departments and functions. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस या एंटरप्राइज बेसिकली एक सेट होता है मल्टीपल सब सेट्स का या सब फंक्शंस का, जिसमें मुख्तलिफ फंक्शंस मिलके वैल्यू जनरेट कर रहे होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस का फंक्शन अलग काम कर रहा है, एचआर का अलग कर रहा है, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, क्वालिटी, इंजीनियरिंग, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट फंक्शंस सेपरेट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने उन एक्टिविटीज को इस तरह से अलाइन करना है, इस तरह से उनको आपस में कनेक्ट करना है कि वो एक्टिविटीज बेसिकली मिलके वैल्यू जनरेट कर पाए, वो एक डायरेक्शन में एडेड वैल्यू उसमें हो रही हो, ठीक है। हर पर्सन जो है वो एक डायरेक्शन में काम कर रहा हो और बिजनेस के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा हो और अपने प्रोसेस फ्लोज को इतना स्ट्रीमलाइन करना है, ठीक है। जैसे आप किसी भी फॉर एग्जाम्पल अगर एक रेस्टोरेंट पे आप विजिट करते हैं, देखो रेस्टोरेंट पे आपको एक सामने फ्रंट एंड पे जो सर्व करने वाली कस्टमर सर्विस टीम है वो सेपरेट है, मगर उसके बैक एंड पे बहुत सारी टीम्स काम कर रही है, रिसोर्सेज की एक्विजिशन से लेके फॉर एग्जाम्पल जिसे हम परचेज डिपार्टमेंट भी कहते हैं, उसकी मैनेजमेंट, उनकी कन्वर्जन, फिर लोगों को वहां पे अवेलेबल करना जो कि एचआर का काम है, सारे काम करने के लिए फाइनेंस को मैनेज करना, फिर आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, फिर एडमिन का या जो यूटिलिटीज डिपार्टमेंट का बेसिकली सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अलाइन करना, टेम्परेचर और बाकी जो सिक्योरिटी की नीड्स है उसको फुलफिल करना। तो ये सारे के सारे कोर फंक्शन है। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनका बेसिकली कन्वर्जेंस करना और फाइनली आपको सर्व करना है। इसके बैकएंड पे प्रोसेसेस काम करते हैं, टीम्स काम करती हैं, ठीक है, फंक्शंस काम करती हैं, और ये फंक्शंस बहुत इफेक्टिवली आपस में डिजाइन और लिंक्ड होते हैं। और ये जितना इफेक्टिव इनका डिजाइन होगा, लिंक्ड होंगे, आपस में कोऑर्डिनेटेड होंगे, ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट होगी। और नेक्स्ट है अलाइनिंग ऑल स्ट्रेटजीज। अलाइनिंग ऑल स्ट्रेटजीज में क्या है कि दिस इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग ऑल स्ट्रेटजीज फ्रॉम मार्केटिंग एंड सेल्स टू प्रोडक्शन एंड फाइनेंस वर्क टुगेदर इन हार्मनी टू अचीव द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के नॉर्मली जो डिपार्टमेंट हेड्स है वो सेपरेट होते हैं, मगर उनका जो बेसिकली अलाइनमेंट वो इस तरह से होनी चाहिए जो होती है एंटरप्राइज मैनेजमेंट में, कि वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, एक ही विजन की तरफ, वो एक तरह की एफर्ट के साथ काम करे, ठीक है। अगर और यही बेसिकली विनिंग या सक्सेस का फार्मूला है ना। अगर सारे फंक्शन मुख्तलिफ डायरेक्शंस में होंगे तो आप विन नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट पे जो टॉप मैनेजमेंट बैठी वहां पे काम कर रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारे फंक्शंस को इस तरह से अलाइन और मैनेज करे कि सबकी डायरेक्शन एक हो और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेके जाए। In essence, enterprise management acts as the center nervous system of an organization, ensuring strategic direction, setting the overall vision, mission and long-term goals for the organization and formulating plans to achieve them, ठीक है। जो strategic management, क्योंकि बेसिकली ये CEOs इसको लीड और मैनेज कर रहे होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें हम मल्टीपल जो मैनेजमेंट के लेवल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनका काम क्या है, डायरेक्शन सेट करना, विजन मिशन बनाना, लॉन्ग टर्म गोल्स की सेटिंग करना और स्ट्रेटजीज बनाना जिससे ऑर्गेनाइजेशन विन कर सके, ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव प्रोसेस, एलोकेटिंग रिसोर्सेज वाइजली एंड इंश्योरिंग स्मूथ डे टू डे ऑपरेशन। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेके आना, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो सक्सेस है वो तो ऑपरेशंस में है ना। आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, मगर आप अपने कस्टमर को टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते, ठीक है। आप अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब है कि आप एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑपरेशंस एफिशिएंट हो। आप किसी फूड पॉइंट पे जाएं, वो फूड पॉइंट आपको फॉर एग्जांपल मोर देन 1 आवर आपको वेट करवाए। अब उनका फूड बहुत अच्छा है, ठीक है, उनका प्रोसेस बहुत अच्छा है, मगर वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को इफेक्टिवली मीट इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उसकी ऑपरेशन एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम उन्होंने लिया, तो डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस को खराब करेगा। तो ऐसी सूरत में ऑपरेशंस का इफेक्टिव और एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल ग्रोथ, कंटिन्यूअसली अडॉप्टिंग टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन, फोस्टरिंग इनोवेशंस एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। आज का जो एरा है, आपने देखा कितने बड़े बड़े बिजनेसेस थे जैसे नोकिया, कोडेक, इस तरह की बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो खत्म हो गई हैं, ठीक है। तो क्या था, उनकी ग्रोथ तो थी मगर वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं थी। तो बिजनेस को एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, ठीक है, लॉन्गर टर्म में उसको सक्सेस चाहिए, वो लॉन्गर टर्म में वैल्यू मुसलसल क्रिएट करता चला जाए अपने कस्टमर में। आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी है, सस्टेनेबिलिटी ऑपरेशन और मैनेजमेंट की सस्टेनेबिलिटी भी है, ठीक है। तो जो ग्रोथ ऐसी हो कि वो लॉन्गर टर्म हो। अगर जो मार्केट में कंडीशन चेंज हो रही हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, कहीं पे कोई भी चेंज आ रही है, तो आपकी मैनेजमेंट बेसिकली इस तरह
ही हो कि आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एडजस्ट करते चले जाए। और याद रखें, बेसिकली कोई भी बिजनेस है उसका कोर ऑब्जेक्टिव अपने कस्टमर को सर्व करना होता है, ठीक है। अगर कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं, तो आप अगर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को लाइक नहीं कर रहा है या उसको किसी और प्रोडक्ट या सोल्यूशन पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए हमें फोकस रखना पड़ता है कस्टमर की नीड्स के ऊपर, वो क्या चाह रहा है, और हम अपनी ऑफरिंग्स को उसके मुताबिक फाइन ट्यून करते हैं। जैसे नोकिया इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि नोकिया इस चेंज को समझ तो चुका था, मगर उसने इस पे रिस्पॉन्ड करते हुए बहुत ज्यादा टाइम लगाया कि कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस है बहुत चेंज हो चुकी हैं, और कस्टमर जो है वो अब बेसिकली कन्वीनियंस फोकस ज्यादा है बजाय कि ब्रांड लॉयल्टी पे काम हो। और फाइनली एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, acting with integrity, adhering to ethical business practices and contributing positively to the social and environmental well-being। तो किसी भी तरह आपकी जो मैनेजमेंट हो बेसिकली वो इंटेग्रिटी बेस्ड हो, वो एथिक्स बेस्ड हो, वो आपकी प्रैक्टिसेस ऐसी ऐसी हो, बिजनेस प्रैक्टिसेस के वो एथिक्स बेस्ड हो, और ओवरऑल आप अपने बिजनेस के जरिए, अपने ऑपरेशंस के जरिए एक एनवायरनमेंट में या एक कम्युनिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। Furthermore, enterprise management is collaborative in nature. It involves working effectively with various stakeholders, including employees, customer, investor, and communities। क्योंकि larger scale के ऊपर आप top position से इसको manage कर रहे हैं, तो definitely scope बहुत wider है। आप internal, external जितने भी stakeholder हैं सबको involve करना पड़ता है, ठीक है। Data driven, utilizing data and analytics to inform decision making, measure performance and identify areas for improvement। तो बेसिकली डाटा की बेस के ऊपर आज अगर देखें, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का, कॉस्ट अकाउंटेंट्स का एक मेजर रोल है वो डाटा प्रोवाइड करना है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इसमें जो बहुत सारे, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है, वो डिसीजंस दो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के दो मॉडल है। एक मॉडल है जिसको हम रैशनल मॉडल कहते हैं। रैशनल मॉडल का मतलब ये है कि आप डिसीजंस करते हुए फोकस करते हैं डाटा और एनालिटिक्स को। दूसरा जो मॉडल है वो इंट्यूशनल मॉडल है। इंट्यूशनल मॉडल क्या होता है कि बेसिकली आप अपने इंट्यूशन को, यानी अपने एक्सपीरियंस और एक्सपोजर को बेस करते हुए, अपनी गट फीलिंग को बेस करते हुए जब डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि दुनिया शिफ्ट होती जा रही है, डाटा के एनालिटिक्स के टूल बहुत ज्यादा आ चुके हुए हैं, तो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, स्पेशलाइज फील्ड बन चुकी है इसके ऊपर। तो मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, उनकी कोशिश होती है बहुत सारे जो उनके डिसीजंस हैं वो डाटा ड्रिवन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी मार्केट में हमने एंटर होना, अब उसमें एंट्री के दो वे हैं। एक ये है कि मुझे लगता है कि ये मार्केट में चाम है, एंटर होना चाहिए, ये मैंने अपनी गट फीलिंग पे कहा। सेकंड ये है कि हमने वहां पे एनालिसिस किया, कस्टमर फीडबैक लिया, उसको एनालिसिस किया, मार्केट में जो मौजूद ऑफरिंग थी उनको देखी कौन कौन सी हैं, टोटल मार्केट की बिजनेस वैल्यू क्या है, मार्केट में कस्टमर किस तरह का है, कस्टमर के पास डिस्क्रिशनरी मनी कितनी है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स के बाद जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो वो बेसिकली डाटा ड्रिवन या एनालिटिक्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है, जिसको हमने रैशनल डिसीजन मेकिंग का नाम दिया है। और फाइनली adaptable and dynamic responding effectively to changing market trends, technological advancements and unforeseen challenges। तो ये नहीं है कि आपने एक दफा जो डिसीजंस ले लिए, जो एक्शन आपने बना लिए, वो चीजें हमेशा वैसे रहेंगी। जो एंटरप्राइज मैनेजमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हुए, ये आज के दौर में आपको बेसिकली ऐसी है, मैनेजमेंट ऐसी है जैसे कि एक लिविंग थिंग है, ठीक है। हर वक्त आपको एक्टिव रहना पड़ता है, आपको चेंजिंग इन्वायरमेंट, चेंजिंग फैक्टर्स, जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं उनको मॉनिटर करना पड़ता है, ताकि हम अपनी स्ट्रेटजीज, अपने एक्शंस, अपनी ऑफरिंग्स, अपनी प्रोडक्ट्स, अपने डिसीजंस, इवन कि अपना बिजनेस उसके मुताबिक एडजस्ट कर लें, जो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट की जो टाइप्स है, ठीक है। अब देखें, अब पोस्ट कोविड मेजर जो बिजनेसेस थे वो शिफ्ट हो चुके हुए हैं ई कॉमर्स के ऊपर। अब अगर एक बिजनेस है वो ई कॉमर्स में शिफ्ट नहीं हो रहा तो वो इनएफिशिएंट है, ठीक है, और वो इफेक्टिव भी उस तरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि ई कॉमर्स आपको स्केलेबिलिटी देती है, वो एक ब्रॉडर रीच देती है, ठीक है। और आपका मेजर कस्टमर इस वक्त ऑनलाइन मौजूद है, ठीक है। बहुत सारे ऑफिस ने वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये इंडस्ट्री में ट्रेंड्स आना शुरू हुए, तो देखो ये चेंजिंग नीड्स थी ना। जब नीड चेंज होगी तो उसके मुताबिक आपने अपनी एक्शन प्लान्स और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना। ये बेसिकली जो एंटरप्राइज मैनेजमेंट का एक कोर जॉब है कि हर वक्त उनको अलाइव रहना पड़ता है।